हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 43। होटल के कमरे में खड़ी उर्वशी हंसते मुस्कुराते हुए फोन पर किसी से बात कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना फोन रखा और बिस्तर की तरफ चली आई। उर्वशी ने सूटकेस से कपड़े निकाले। आज उर्वशी की आंखों में खुशी और चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने कपड़े लिए और नहाने बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम में आकर उर्वशी ने शावर चालू किया और नहाते हुए गुनगुनाने लगी। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं। सजना है मुझे सजना के लिए। प्रताप का घर बनारस। राजन रात में जिस लिफाफे को सबसे छुपाते फिर रहा था, उसे वह घर के बरामदे में टेबल पर ही भूल गया। सुबह बिरजू जब बरामदे से गुजरा तो टेबल पर रखा लिफाफा देखकर उसकी ओर आया और उसे उठाते हुए कहा, जे का है और हिया किसने रखा है? बिरजू ने लिफाफे को उठाया जो कि थोड़ा भारी भी था। वह जैसे ही उसे खोलकर देखने को हुआ, राजन ने आकर उसके हाथ से लिफाफा छीनते हुए कहा, जे हमारा है। अरे राजन बबुआ, तुमरा है, पर जे तो बताओ इमा है का? बहुत भारी मालूम पड़ रहा है, बिरजू ने कहा। लिफाफा देखने की कोशिश की लेकिन राजन ने उसे लिफाफा देखने नहीं दिया। दूर हटो बिरजू, हमने कहा ना जे हमारा है, और तुमको काहे जानना है इमा का है? राजन ने भड़कते हुए कहा। अरे बउआ, तुम तो ऐसे कलप रहे हो जैसे कुछ चोरी का सामान हो इमा। रखो, हमको नहीं देखना, बिरजू ने मुंह बनाकर कहा। बिरजू के मुंह से चोरी की बात सुनकर राजन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, हम काहे लाएंगे कुछ चोरी का सामान? कुछ भी बोले जा रहे हो। अगर चोरी का नहीं है तो छिपा काहे रहे हो? कहते हुए पीछे खड़े प्रताप ने राजन के हाथ से लिफाफा लेने की कोशिश की और छीना झपटी में लिफाफा फट गया। उसमें रखे कच्चे आम आंगन में फैल गए। लिफाफे में कच्चे आम है ये देखकर प्रताप और बिरजू दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। राजन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। बिरजू ने नीचे गिरे कच्चे आमों को एक एक करके उठाने लगा। प्रताप भी उसकी मदद करने लगा। ऐसा करते हुए एक आखिरी आम पर दोनों ने साथ साथ हाथ डाला और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मालिक, क्या लगता है आपको राजन बउआ जी कच्चे आम किसके लिए लाए रहे होंगे? सोचिए मालिक, वो भी हम सबसे छुपाकर। कुछ तो चल रहा है मालिक जो आपको नहीं पता। बिरजू ने प्रताप के दिमाग में शक का बीज बोते हुए कहा। दाल में कुछ काला तो है बिरजुआ। राजन तो कब्बो कच्चे आम ना खाता, फिर हमसे छुपाकर काहे लेकर आया है? प्रताप ने उठते हुए कहा। बिरजू भी उठ खड़ा हुआ और कहा, मालिक, भूल गए का वो फोटो वाली लड़की? का पता राजन बउआ ओकरे लिए लाया हो। तुम्हारा मतलब काशी के लिए? पर काशी तो यहाँ है ही नहीं, और वो बनारस ना ही आए तो अच्छा है। ससुरा रजनवा पहले ही पगला गया था ओके चक्कर में, तो वंश और मुन्ना ई हाल कर दिए। ई बार उन दोनों को भनक भी लगी ना तो जिंदा जमीन में गाड़ देंगे रजनवा को। इतनी मुश्किल से शिवम वादा के साथ सब सुलह किए थे, पर लगता है जी रजनवा हमारी मैयत निकाल के रहेगा। प्रताप ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो अब क्या करेंगे मालिक? बिरजू ने भी चिंता भरे स्वर में कहा। करना क्या है, रजनवा पर नजर रखो बस, कहकर प्रताप वहां से चला गया। बेचारे मालिक, जे उमर माँ काका देखना पड़ रहा है इनको। महादेव रक्षा करना, अब कोनो कांड ना हो बस राजन बउआ की जिंदगी में, कहकर बिरजू भी वहां से चला गया। इंदौर रेलवे स्टेशन। स्टेशन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। नवीन ने मेघना और निशी को उठाया और नीचे आने को कहा। नीचे आकर मेघना ने सब सामान समेटा और बैग में रखने लगी। वंश भी उठ चुका था, वह बाथरूम की ओर चला गया। निशी भी नीचे चली आई और बुझी आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन की स्पीड अब धीरे हो चुकी थी। वंश ने मुंह धोया और शीशे में देखते हुए अपने बालों में से हाथ घुमाने लगा। बीती रात निशी से हुई बहस के बाद
वंश के चेहरे और आंखों में अभी भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह शीशे के सामने से हटकर दरवाजे के पास चला आया। ठंडी हवा की झोंकी उसके गालों को सहलाने लगी। वंश को यहाँ खड़े होना अच्छा लग रहा था। तभी उसे निशी का ख्याल आया और वह मन ही मन खुद से कहने लगा, कल रात उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी मजाल है आकर सॉरी बोल दे। नहीं, घमंड में भरी बैठी है महारानी। एक तो गलती खुद करेगी, उस पर सॉरी की उम्मीद भी मुझसे। सॉरी माई फुट, मैं क्यों सॉरी बोलूं उसे? मैंने यहां तक आने में उसकी इतनी मदद की, ये क्या कम है? खुद को पता नहीं क्या समझती है। अरे उससे लाख गुना अच्छी लड़कियां बनारस में मेरे आगे पीछे घूमती थी। बनारस क्या, इंदौर में भी घूमती है। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। साइड हटो, मुझे उतरना है, निशी ने कठोर आवाज में वंश को कहा। वंश ने पलटकर देखा। अपना बैग उठाई निशी वंश के सामने खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। वंश ने देखा तो उसकी खुन्नस निशी को लेकर और बढ़ गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर ना करते हुए कहा, मेरा बैग कहाँ है? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, निशी ने थोड़ा गुस्से से कहा। वंश सुबह सुबह निशी से बहस करना ठीक ना समझते हुए वहां से जाने लगा और जाते जाते देखा निशी अपना सूटकेस उठा नहीं पा रही है। उसे लेकर ट्रेन से उतरना तो दूर की बात थी। मैं कुछ मदद करूं? वंश ने कहा। निशी ने गर्दन घुमाकर वंश को देखा। हालांकि वह उसकी मदद लेना नहीं चाहती थी, लेकिन सूटकेस इतना भारी था कि उसे उठाकर नीचे उतारना भी मुश्किल था। निशी साइड हो गई और वंश निशी के पास आया और कहा, सूटकेस ऐसे नहीं, ऐसे उतारा जाता है। निशी उसकी बात समझ पाती। इससे पहले ही वंश ने सूटकेस को जोर से एक लात मारी और सूटकेस प्लेटफॉर्म के फर्श पर। निशी ने फटी आंखों से देखा और फिर वंश की तरफ देखकर चिल्लाई, आह, तुम पागल हो क्या? वंश ने अपने दोनों कानों में उंगली डाली, सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। निशी बेचारी गुस्से में पैर पटक कर रह गई। निशी ट्रेन से नीचे उतरी। नवीन और मेघना भी नीचे चले आए और उनके साथ वंश भी। वंश नवीन के पास आया और नवीन के कुछ कहने से पहले ही अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, आपका और मेरा साथ यही तक था। मुझे यहां तक सही सलामत लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों के लिए कैब बुक कर दी है, वो आपको नानू के घर छोड़ देंगी और माँ ने कहा है कुछ वक्त बाद वे सब आपको नानू के घर पर ही मिलेंगे। तो अब मैं चलता हूं अपनी भाभी से मिलने। बाय। वंश रुको, ये लड़का भी ना, नवीन खुद में ही बड़बड़ाया। तभी उसका फोन बजा। वंश का मैसेज था जिसमें कैब ड्राइवर का नंबर और डिटेल्स थे। नवीन ने मैसेज देखा और मेघना से कहा, चलो चलते हैं। निशी और मेघना नवीन के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। कैब वाला बाहर ही खड़ा था। नवीन ने सब सामान रखवाया और खुद ड्राइवर के साथ आकर बैठ गया। मेघना और निशी पीछे आ बैठी। गौरी की सगाई में इंदौर आने के लिए निशी जितनी खुश थी, इंदौर आकर वह अब उतनी ही मायूस हो गई। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। सुबह सुबह इंदौर की सड़कों पर भीड़ नहीं थी और मौसम काफी अच्छा था। रेलवे स्टेशन से निकलकर वंश ने अपने लिए बाइक बुक की ताकि वह गौरी के घर जा सके। वंश सबसे पहले अपनी होने वाली भाभी से मिलना चाहता था और इसलिए वह कुछ ज्यादा ही खुश था। रास्ते में वंश की नजर फूलों की दुकान पर पड़ी जहां सुबह सुबह ताजा फूल और बुके रखे थे। वंश ने बाइक वाले से रुकने को कहा और खुद सड़क पार कर फूल लेने चला गया। वंश वापस आया तो देखा ट्रैफिक की वजह से कई सारी गाड़ियां और बाइक सड़क पर रुके हुए हैं। वंश उन सब के बीच से होते हुए बाइक वाले की तरफ जाने लगा। उसी ट्रैफिक में कैब भी रुकी थी जिसमें नवीन अपने परिवार के साथ। हालांकि नवीन और निशी और मेघना में से किसी ने भी वंश को नहीं देखा था, लेकिन बाइक की तरफ जाते हुए वंश की नजर कैब की पिछली सीट पर उदास बैठी निशी की तरफ चली गई। गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे था और निशी वहां अपना सर रखी उदासी से बाहर देख रही थी। निशी को उदास देखकर वंश को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने एक नजर अपने हाथों में पकड़े उन फूलों को देखा और सहसा ही उसके कदम कैब की ओर बढ़ गए। निशी उदासी में इतना डूबी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया बगल में वंश खड़ा है।
वंश ने हाथ में पकड़े फूलों को निशी की गोद में रखा और वहां से चला गया। निशी की नजर फूलों पर पड़ी तो उसे हैरानी हुई। वह मुस्कुरा उठी। उन फूलों को अपने हाथ में उठाकर गाड़ी से बाहर गर्दन निकाल कर देखा, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया जो उसके लिए फूल रखकर जाए। निशी उसे ढूंढ पाती इससे पहले ट्रैफिक क्लियर हुआ और कैब आगे बढ़ गई। निशी मुस्कुराते हुए फूलों को देखने लगी। देखने क्या लगी, उनके साथ खेलने लगी। और दूर खड़े वंश ने जब निशी को मुस्कुराते देखा तो खुद भी मुस्कुरा उठा। सर बैठिए ना, देर हो रही है। बाइक वाले लड़के की आवाज वंश के कानों में पड़ी तो वंश की तंद्रा टूटी और वह खुद में ही बड़बड़ाया, हाँ ये क्या हो गया मुझे? गौरी के लिए खरीदे हुए फूल मैंने उस छिपकली को दे दिए। पर क्यों? कुछ देर पहले ही मेरी उससे बहस हुई और मैं फिर से उसकी परवाह कर रहा हूं। मुझे ये नहीं करना चाहिए। फोकस वंश फोकस, वो तुम्हारी केयर के लायक नहीं है। एहसान फरामोश। आपने कुछ कहा सर? लड़के ने बाइक आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैंने तुमसे नहीं कहा। वैसे तुम्हें एक एडवाइस दूं, उस निशी से दूर रहना। वो बहुत खतरनाक लड़की है। तुमसे बहस करेगी, तुम पर चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी और फिर एकदम से तुम्हारे सामने इतनी मासूम बन जाएगी कि तुम खुद को उसकी परवाह करने से रोक ही नहीं पाओगे और उसके जाल में फंस जाओगे। वंश ने निशी के बारे में सोचते हुए कहा। वह कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। मैं किसी निशी को नहीं जानता सर, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा है, उसमें जानने जैसा कुछ है भी नहीं। वैसे भी वो बस एक स्टूपिड लड़की है जो जरा जरा सी बात पर पैनिक हो जाती है, जिसे बस हर चीज में नेगेटिव देखना होता है। वो कभी पॉजिटिव सोचती ही नहीं है। इतनी डरपोक है कि अपने डैड से खुलकर बोल भी नहीं सकती कि उसे बैंक में क्लर्क की नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी। वैसे ये चीज मैंने उसकी सीक्रेट डायरी में पढ़ी। यहाँ इंदौर आने के लिए भी उसके डैड से मुझे कितने झूठ बोलने पड़े, क्योंकि वो उसके डैड से बहुत डरती है। हाँ, पता नहीं वो इतनी अजीब क्यों है। सर, अभी आपने मुझे उससे दूर रहने को कहा और अब आप ही खुद उसके बारे में इतना सब बता रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आप खुद उसकी परवाह कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 5 मिनट से आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के ने कहा। वंश होश में आया और अपना सर लड़की की पीठ पर टिकाते हुए कहा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। लोग जब प्यार में होते हैं तब ऐसी बहकी बातें करते हैं, लड़के ने कहा और फिर बाइक की स्पीड बढ़ा दी ताकि उसे फिर से वंश की ये अजीबोगरीब बातें सुननी ना पड़े। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या वंश की बातें आपको भी अजीब लग रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था मैं तेरी हीर भाग 43। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।